दोस्तों नमस्कार। स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन बैंकर्स वे में। उम्मीद करता हूं कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। पेपर बहुत नज़दीक आने वाले हैं आप लोगों के, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ज़रूर प्रैक्टिस कर रहे होंगे और क्वेश्चनों को सुन रहे होंगे। और कंप्यूटर की प्रैक्टिस आप लोग करते रहिएगा, क्योंकि उसमें भी मार्क्स कट जाते हैं, तो आप उसको भी ज़रूर पढ़ना। मैं आपको तो यही कहूँगा। बाकी मैं अपनी तरफ से जितना हो सकता है, जितना मेरे को टाइम मिलता है, जितने मैं क्वेश्चन ढूंढ सकता हूँ, हर जगह से आप लोगों की प्रैक्टिस केवल क्वेश्चन के माध्यम से करा सकता हूँ। बाकी तो अब शायद आप पढ़ ही रहे होंगे, है ना। और क्योंकि मैं तो ब्रांच में, आपको तो पता ही है, थोड़ा दिक्कत होती है सब स्टाफ को, तो आप भी क्लर्क बने और आराम से अपना जीवन यापन करें। ठीक है, तो शुरू करता हूँ। मैं आपको टेलीग्राम का लिंक मैंने वैसे भेज दिया है। टेलीग्राम पे मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के हिसाब से भेजता हूँ कि जैसे आप वहाँ पे, अगर मैं टेलीग्राम की बात करता हूँ, अगर आप नहीं चलाते, टेलीग्राम में कुछ है नहीं वैसे, लेकिन जब मैं क्वेश्चन भेजता हूँ तो वहाँ पे जैसे आपको जो करेक्ट आंसर होता है उस पर ग्रीन लाइट जलना शुरू हो जाता है। अगर गलत आंसर है तो उस पर रेड लाइट जलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिल गया होगा, और टेलीग्राम पे भी प्रैक्टिस करने के लिए ज़रूर जाए। ठीक है, और पीडीएफ आपको वीडियो के बाद आपको पीडीएफ मिल जाती है, और उसकी आंसर की भी मैं दे दूँगा, और उसको भी आप प्रैक्टिस करते रहना है। बाकी मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। कल काफ़ी टाइम ले लिया था, तो मेरे को भी सही नहीं लगता कि मैं आप लोगों का टाइम लूँ, क्योंकि कोई इतनी लंबी वीडियो नहीं सुनना चाहता। और मेरे को भी पता है कि कोई सुनता नहीं है वैसे ना, लेकिन आप लोगों ने पढ़ना है और प्रमोशन को लेना। जब इतना जोर दिया जा रहा है, और मैं कोई वैसे यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं क्या मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, फलाना करो, वो नहीं हूँ मैं, है ना, कि मैंने यूट्यूब से कमाना हो फलाना। बहुत देरी भारत सरकार। तो शुरू करता हूँ आज का सेशन। आज का जो सबसे आज के क्वेश्चन आपको पढ़े हुए क्वेश्चन है, एक्सप्लेन के साथ बताया जाएगा। उनका मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है, तो आपको इजीली पता लग जाएगा ना। एक वाले क्वेश्चन में अगर डाउट होगा तो वो आप लोग भी देख लेना, क्या इसलिए पहले ही बता देता हूँ साहब। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे ये, कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स प्रिंट द करेंसी नोट्स इन इंडिया, कि निम्नलिखित में से भारत में करेंसी नोट कौन छापता है। अब आप बोलोगे कि सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है ना। मैंने इसके लिए इस क्वेश्चन को नहीं डाला है। मैंने इसलिए एक क्वेश्चन को डाला है कि भारत में जो करेंसी नोट छपते हैं वो कहाँ कहाँ पे छपते हैं, तो उसके हिसाब से मैंने इस क्वेश्चन को डाला है। तो उसको आपको वो भी देखने को मिलेगा कि भारत में यहाँ छपते हैं। एक दिन मैंने ट्रिक के माध्यम से भी डाला था, आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैंने आज आपको, ये तो सबको पता है कि नोट कौन छापता है, क्योंकि बैंक में नौकरी कर रहे हैं, तो पता होगा कि इसका आंसर तो है आरबीआई। डायरेक्ट आगे वालों पे जाना क्या है कि नोट छापता है आरबीआई। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि कहाँ कहाँ भारत में नोट छपने की मशीनें हैं, कहाँ कहाँ नोट छपते हैं। ठीक है, उसी की वजह से आपको एक क्वेश्चन बनाया गया है आप लोगों के लिए। आप लोग ये मत सोचें तो बहुत आसान है, जब आप एक्सप्लेन देखोगे तो आपको पता लग जाएगा हाँ यार क्वेश्चन में क्या दम था और क्या नहीं था। अगर मैं बात करूँ भारत में नोट छपने की मशीन, तो भारत में नोट छापने का काम भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मिलकर करते हैं। आपको पता है 1 रुपये का नोट होता है जो, वो छापती है आपकी भारत सरकार, और बाकी आरबीआई छापते हैं। नोट छापने के लिए भारत में 4 प्रिंटिंग प्रेस है, मैंने आपको बताया था। पहला है नासिक, दूसरा है देवास जो मध्य प्रदेश में स्थित है, तीसरा है मैसूर जो कर्नाटक में स्थित है, और चौथा है सालबोनी जो कि पश्चिम बंगाल पूर्वी भारत में स्थित है, जिसको हम पश्चिम बंगाल के नाम से भी जानते हैं। आपको मैंने ट्रिक के माध्यम से उस दिन बताया था। और नासिक, देवास, मैसूर और कर्नाटक।
सालबोनी, ठीक है। तो इन 4 जगहों में भारत सरकार में नोट छापे जाते हैं, तो इसलिए आपके लिए मैंने ये क्वेश्चन बनाया हुआ था। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मॉनेटरी पॉलिसी टूल यूज्ड बाय आरबीआई कंट्रोल इन्फ्लेशन, कि अगर भारत में मौद्रिक नीति का जो उपकरण है जिसका उपयोग आरबीआई मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए करता है, अगर महंगाई बढ़ गई, मुद्रास्फीति बढ़ गई, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई किसका यूज़ करता है ना। पहला ऑप्शन है रेपो रेट, दूसरा है फिस्कल ड्रैग, तीसरा है फिस्कल पुश और चौथा है ऑस्टेरिटी मेजर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रेपो रेट, है ना। रेपो रेट मैं आपको कई दिन से बता रहा हूँ कि रेपो रेट क्या होता है, कि जो आरबीआई होता है वो बैंकों को धन देता है ना। तो थोड़ा मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ कि अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट का यूज़ किया जाता है, लेकिन यूज कैसे किया जाता है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। होता क्या है इसमें कि रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को पैसे उधार देता है। जो आरबीआई होता है वो बैंकों को देता है पैसे, ठीक है भाई, वो बैंकों को पैसे देता है कि भाई महंगाई बढ़ गई है, इस पर कंट्रोल करो। और पुनर्खरीद समझौता है, पुनर्खरीद इसको विकल्प भी कहा जाता है। रेपो दर का इस्तेमाल यानी रेपो रेट का इस्तेमाल मौद्रिक अधिकारी मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन में था कि मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो रेपो रेट का। जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो आरबीआई रेपो दर को बढ़ा देता है। इससे बैंकों के लिए केंद्रीय बैंक से उधार लेना और महंगा हो जाता है। तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इन्फ्लेशन बढ़ने के बाद आरबीआई बैंकों को रुपए देता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रेपो रेट, ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। इतने प्यार से बताया जाता है, इतने प्यार से पढ़ाया जाता है, लेकिन चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज फाउंडेड इन, कि भारत में जो आरबीआई की स्थापना हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, है ना। पहले तो कब हुई थी, सबसे पहला ऑप्शन है 1934, 1949, 1935 और 1934, 2 बार आ गया ना, लेकिन चौथे आंसर है ही नहीं वैसे। तो आरबीआई की स्थापना होती है, जो अधिनियम आता है ना, अब अगर आपके पास आता है कि आरबीआई की स्थापना कौन से अधिनियम में हुई, एक्ट में ना, तो वो हो जाएगा आपका 1934। लेकिन अगर आपको आएगा कि कब स्थापना हुई थी, तो वो हुई थी 1935 को ना। ये तो था आपका इजी क्वेश्चन। लेकिन जो नीचे आपको हिंदी में दिख रहा होगा कि आरबीआई की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो ये आपके लिए थोड़ा टफ क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि आरबीआई का जो मौजूदा हेडक्वार्टर है वो आपको पता है ना कहाँ पर है, कमेंट बॉक्स में बताएं कहाँ पर है। लेकिन जहाँ मैं बता रहा हूँ, मैं नहीं बता रहा हूँ कहाँ पे, लेकिन जहाँ पे उसका अभी हेडक्वार्टर है यहाँ पे उसकी स्थापना नहीं हुई थी। तो इसलिए इस क्वेश्चन को डाला गया है कि जो आरबीआई की स्थापना हुई थी वो कौन सी जगह पे आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में, है ना। तो बता देता हूँ आपको कहाँ हुई थी। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, जो अधिनियम आया था 1934 का, उसके अनुसार हुई थी। और आरबीआई का जो कार्यालय था शुरू में वो कहाँ पे था, क्या लिखा है, जो आरबीआई का कार्यालय शुरू में कोलकाता में स्थापित किया गया था। सबसे पहले आरबीआई की स्थापना कहाँ पे होती है, कोलकाता में, ये था क्वेश्चन। लेकिन 1937 में इसको स्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसको 1937 में मुंबई लाया गया था और 1935 में इसकी स्थापना होती है, तो 2 साल बाद लाए इसको, लेकिन स्थापना इसकी होती है कलकत्ता में, ठीक है भाई। तो ये था क्वेश्चन मेरा। एक तो सबसे पहले वाला क्वेश्चन था जो आपको इजी लगा, और ये वाला क्वेश्चन था नोट छापने वाला कहाँ कहाँ है, और ये इसकी स्थापना कहाँ पे होती है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ।
नाबार्ड इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ, कि नाबार्ड किससे रिलेटेड है? पहला ऑप्शन है एग्रीकल्चर एंड रूरल एरिया से, दूसरा हैवी इंडस्ट्री से, कि मतलब भारी भरकम जो कंपनियां होती हैं, फैक्ट्री होती है उससे, या बैंकिंग सेक्टर से, या इनमें से कोई नहीं। तो जो नाबार्ड है इसका विकास हुआ था जो एग्रीकल्चर और ग्रामीण क्षेत्र हैं उसको बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड का इस्तेमाल किया गया था। अब जो मैंने कल भी बताया था, जो नाबार्ड की स्थापना होती है वो 1982 में होती है नाबार्ड की स्थापना। तो आपने ये बताना है कि जो नाबार्ड है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तुक्का मत मारना, बाकी सब चीज़ बता देना इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर एंड जो रूरल है उसके डेवलप के लिए इसकी स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि लाने और कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। और इसकी जो स्थापना होती है वो होती है 1982 में, संसद के एक अधिनियम से इसकी स्थापना हो जाती है। ठीक है भाई, तो ये यहाँ पे एक्सप्लेन भी है और चलते हैं आगे। हु अमंग द फॉलोइंग मैनेज द लिक्विडिटी इन इंडिया इकोनॉमी, कि भारत में जो अर्थव्यवस्था है उसकी लिक्विडिटी, जिसको तरलता बोलते हैं ना, हिंदी में तो लिक्विड को तरल बोलते हैं, लेकिन गलत टाइप का रखा है। लिक्विडिटी को भारत में कौन मैनेज करता है? पहला ऑप्शन है आरबीआई, यही करता होगा। यूनियन बैंक तो नहीं करेगा, सेबी नहीं करेगा, और नन ऑफ दीज। तो भारत में जो भी लिक्विडिटी तरलता या इंडियन इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को मैनेज करने का काम है आरबीआई का ना। आपके पेपर में अगर आ जाता है तो आपको कुछ नहीं दिखता तो आप ऐसे बड़े उस पर भी तुक्का मार सकते हैं कि आरबीआई कंट्रोल करता है इस तरलता को। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। एक्सप्लेन क्या है, यही लिखा है उसमें कि आरबीआई लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है, तरलता को कंट्रोल करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में तरलता का प्रबंधन आरबीआई करता है। तरलता प्रबंधन वित्तीय प्रणाली के सुचारू संचालन और मौद्रिक नीति के प्रभावी संचरण को सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई का एक प्रमुख काम है। लिक्विडिटी को आरबीआई ही मैनेज करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट्स बैंक्स आर द टाइप ऑफ, जो लघु वित्त बैंक और भुगतान बैंक हैं वो किस प्रकार के बैंक हैं? डिलीवरी बैंक हैं, शैडो बैंक है, डिफरेंशिएट बैंक है, या यूनिवर्सल बैंक है? तो जो छोटे बैंक हैं जिसको बोलते हैं स्मॉल फाइनेंस, ये पेमेंट्स बैंक। और आपने मेरे को इसी में आना है कि भारत का सबसे पहला पेमेंट बैंक कौन सा है। बहुत आसान है, बहुत ईजी है। पहला एक क्वेश्चन अब मेरे दिमाग में आ गया कि भारत जहाँ पर है ना पेमेंट्स बैंक, भारत में सबसे पहला पेमेंट्स बैंक कौन सा है। और मैंने आपको पहले भी ये करवा रखा है, मैं तो पता नहीं रिपीट भी करवाता रहता हूँ कि ताकि आप लोगों को लगातार याद हो सके, पहले झटके में आप आंसर दो। तो इसमें जो लघु वित्त बैंक और भुगतान बैंक हैं जो, वो हैं डिफरेंशिएट बैंक। एक बार आपको लघु बैंक, वित्त बैंक और भुगतान बैंक के बारे में थोड़ा बता देता हूँ ना। मतलब ज़्यादा तो कुछ ज़रूरी है नहीं, सब स्टाफ तो कलर के लिए, लेकिन मेरा फर्ज है आपको बताना कि आप कैसे हैंडल करते हो पेपर को, वो तो वहाँ जाके पता लगेगा। सबसे पहले आते हैं लघु वित्त बैंक पे। ये बैंक बुनियादी सेवाएं प्रदान करते हैं। जो लघु वित्त बैंक होते हैं ये आपको बेसिक सेवाएं प्रदान करते हैं। ये बैंक वंचित आबादी को पूंजी उतार देते हैं और जमा स्वीकार करते हैं। लघु वित्त बैंकों का मकसद समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों, जो ईडब्ल्यूएस होते हैं ना, को वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराना, कि मतलब जो जिनके पास कम धन है, कम रुपए हैं, उनको ये हेल्प देते हैं। ये बैंक छोटे व्यवसाय, छोटे और सीमांत किसान
सूक्ष्म और लघु उद्योगों को ये हेल्प करते हैं। ये तो था लघु वित्त बैंक। अब अगला है कि भुगतान बैंक कौन सा है। अब भुगतान बैंक होते हैं, ये बैंक वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। ये बैंक छोटे छोटे बचत खाते, प्रवासी श्रमिक, छोटे व्यवसायों और कम आय वाले परिवारों को भुगतान प्रेषण सेवाएं देते हैं। ठीक है। और ये वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में कम सेवाएं देते हैं ना। जो हमारे वाणिज्यिक बैंक हैं, जो उनकी तुलना में ये कम सेवाएं देते हैं। तो लघु वित्त बैंक और भुगतान बैंक ये वाले बैंक हो जाएंगे। ठीक है। और आपको आज के ही MCQ प्रैक्टिस सेट में ये पता लग जाएगा कि भारत का पहला पेमेंट्स बैंक कौन सा होगा। आपने मेरे को गूगल से सर्च करके पक्का बताना है। ठीक है, ताकि आपको अगर सर्च करोगे तो याद रहेगा। चलता हूँ आगे। अगला क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग द फर्स्ट पेमेंट बैंक्स ऑफ इंडिया, कि भारत में जो पहला पेमेंट बैंक है वो कौन सा है। पहला ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पे, ये कौन सा, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, फेमो पेटेक बैंक लिमिटेड, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स और नन ऑफ द दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा एयरटेल पेमेंट्स बैंक। भारत का पहला भुगतान बैंक कहा जाता है एयरटेल पेमेंट्स बैंक को। और आपने मेरे को गूगल पे सर्च करके बताना है। मैंने तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक बता दिया, आपने बताना है कि कौन सा बैंक है जो प्रथम बैंक है भुगतान बैंक। क्या ये सही है या गूगल कुछ और बताता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में किस संगठन ने लोकपाल योजना जारी की थी। इसमें इंग्लिश वाला कट गया ऊपर, है ना, कि लोकपाल अम्बर्समेंट होता है। लोकपाल योजना किसने जारी की थी। पहला है RBI, दूसरा है नाबार्ड, तीसरा सेबी और चौथा है नन ऑफ दीज। तो भारत में जो लोकपाल बिल है, लोकपाल योजना है, जिसको अम्बर्समेंट बोलते हैं इंग्लिश में, उसको जारी किया था RBI ने। तो इसके बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। वीडियो लंबा करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन क्या करें, एक्सप्लेनेशन में हो जा रहा है वो। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने लोकपाल योजनाओं की शुरुआत की थी। RBI ने की थी। ठीक है। बैंकिंग लोकपाल आया था, इसको ध्यान दें, बैंकिंग लोकपाल 2006 में आया था। 2006 में बैंकिंग लोकपाल आया था। ठीक है, BL। उसके बाद आया था उसको छोड़ो, उसके बाद आया था वित्तीय कंपनी लोकपाल योजना। जो नॉन बैंकिंग है वो आया था 2018 में। ठीक है। और जो डिजिटल लोकपाल योजना आई थी वो आई थी 2019 में। सबसे पहले बैंकिंग लोकपाल योजना आई थी 2006 में, उसके बाद डिजिटल, उसके बाद आए थे नॉन बैंकिंग 2018 में, और डिजिटल वाला 2019 में आया था। ठीक है भाई। बैंकिंग अम्बर्समेंट आर कवर्ड अंडर व्हिच एक्ट। द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, कि जो 1949 का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, ये जो बैंकिंग लोकपाल विनियमन अधिनियम 1949 का है, वो कौन से सेक्शन के अंडर में आता है। मैंने शायद बता भी रखा आपको, है ना, कौन से सेक्शन के अंडर में आता है बैंकिंग लोकपाल 1949 वाला एक्ट। पहला ऑप्शन है सेक्शन 30, सेक्शन 35, सेक्शन 40 और सेक्शन 42। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर B, सेक्शन 35 के अंडर में ये आपका आ जाएगा बैंकिंग लोकपाल 1949। नेक्स्ट, द टर्म NPA इन बैंकिंग सेक्टर इज रिलेटेड टू। जो NPA है, जो टर्म NPA का शब्द है, जो वो किससे रिलेटेड है बैंकिंग में। पहला है बैंकिंग बैड लोन, दूसरा है गुड लोन्स, तीसरा हाई वैल्यू लोन, चौथा एग्रीकल्चर सेक्टर्स लोन। तो आपको पता है NPA कब होता है, जब आपका लोन है बैड होगा। NPA तभी होता है जब आप रुपए जमा नहीं कराते, बस सीधी बात है। ठीक है।
और जो नए बंदे हैं उन्होंने मेरे को एनपीए की फुल फॉर्म भी बतानी है कि सर एनपीए की फुल फॉर्म ये होती है। ठीक है, जो नए हैं हमारे साथ जुड़े हुए एनपीए की पक्का हो, उनके लिए होमवर्क मैंने 1-2 क्वेश्चन और दे दिए, उनके लिए ये है। जब आपका लोन बैड होगा ना तो तब आपका एनपीए हो जाएगा, है ना। बाकी एनपीए के मैंने बहुत क्वेश्चन डाल रखे हैं, आपको और भी मिलेंगे एग्ज़ाम तक। रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज इज सिचुएटेड एट, कि भारत में जो आरबीआई है ना उसका भी स्टाफ कॉलेज होता है, कि वो कहाँ पे है। पहला ऑप्शन है मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। तो भारत में जो स्टाफ कॉलेज है आरबीआई का वो आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई में स्थित मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डू बैंक्स यूटिलाइज अ मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट फॉर, कि बैंक जमा राशि का एक बड़ा भाग किस लिए उपयोग करते हैं। जो बैंक का जो जमा करते हैं लोग, ठीक है, तो उसके लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है बैंक कहाँ यूज़ करता है उसको। पहला ऑप्शन है लोन, दूसरा गारंटी, तीसरा इंटरेस्ट देता है, चौथा है कोलेटरल्स करता है। तो उसका इस्तेमाल किया जाता है, आपको लोन के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। आपको तभी तो लोन मिल रहा है, ऐसे थोड़ी मिलता है लोन कि कहाँ से उठा के लिया लोन दे दिया। जो सबसे बड़ा पोर्शन होता है बैंक का वो लोन में यूटिलाइज किया जाता है उसको। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट डू यू से टू द स्टाफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर इन द बैंक्स ब्रांचेस ऑन सीबीएस प्लेटफॉर्म। अगर सीबीएस प्लेटफॉर्म पर बैंक शाखाओं में कोई कर्मचारी अगर कंप्यूटर पर काम करता है तो उसे क्या कहते हैं। सीबीएस पे जो काम करता है, कोई भी बैंक का कर्मचारी कंप्यूटर पर अगर काम कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन है टेलर, दूसरा है टेलर, तीसरा है टाइमर, चौथा है कंसल्टेंट। तो उसको कहा जाता है टेलर। ठीक है भाई, उसको कहा जाएगा टेलर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑफर्स इंसेंटिव ऑफ रुपीज़ पर पैकेट फॉर एक्सचेंजिंग सॉइल्ड नोट अप टू 50 रुपीज़। कि मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना है इसको, कि जो नोट 50 रुपये तक के नोट होते हैं, गंदे नोट अगर 50 रुपये तक के गंदे नोट होते हैं और अगर आप उनको आरबीआई में बदली करते हो, तो आरबीआई आपको कितने रुपए देता है प्रति पैकेट। अगर आप सॉइल्ड नोट को, ये लिखा है सॉइल्ड, तो आपको पता ही होगा ना, बैंक में रहते हो, कि अगर सॉइल्ड नोट को अगर आप बदली करते हैं तो एक पैकेट पे आपको कितना रुपए इंसेंटिव मिलेगा। पहला ऑप्शन है 1 रुपये पर पैकेट, दूसरा है 5 रुपीज़ पर पैकेट, तीसरा है 2 रुपीज़ पर पैकेट और चौथा है 10 रुपीज़ पर पैकेट। तो अगर आप सॉइल्ड नोट को एक्सचेंज करते हो, जमा करते हो, डिपॉजिट करते हो तो आपको मिलते हैं एक पैकेट पे 2 रुपये पर पैकेट। ठीक है, चलें नेक्स्ट। टू मीट लीगल रिक्वायरमेंट्स द प्रेजेंटिंग बैंक्स विच ट्रंकेट द चेक्स नीड टू प्रिजर्व द फिजिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर पीरियड ऑफ ईयर्स। अगर कोई कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रस्तुत कर जो बैंक में जो चेक है, जो सीटीएस है, ठीक है, जो चेक होता है उसको आप कितनी अवधि तक अपने पास रखेंगे। यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं बैंकिंग के, आप वो मानो कि आप कितने साल तक कानूनी तौर पर आप उनको रख सकते हैं। पहला है 5 साल, दूसरा 6 साल, तीसरा 10 साल और चौथा 15 साल। तो आप 10 साल तक किसी के कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं अपने आप संभाल कर
रख सकते हैं। अगर आपने नहीं रखे तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो आप 10 साल तक चाहे कोई भी चेक फैक जो भी हो, जो भी बैंकिंग का डॉक्यूमेंट्स है, आप उसको ऑप्शन नंबर सी 10 साल तक आपको अपने पास रखना पड़ेगा। ये तो आपको पता ही है वैसे पहले से भी, लेकिन फिर भी रिवाइज करवाना मेरा फर्ज है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द उद्गम? उद्गम क्या है? पहले तो उद्गम की फुल फॉर्म क्या है? अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे एक्सेस इन्फॉर्मेशन, पहला ऑप्शन रहा ये। दूसरा है अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेट्स एक्सेस इन्फोर। तीसरा है अनक्लेम्ड डायमंड गेटवे एक्सेस इन्फॉर्मेशन। और चौथा तो आपको पता ही है कि ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे एक्सेस इन्फॉर्मेशन। अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे एक्सेस इन्फॉर्मेशन इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा बता देता हूँ कि उद्गम क्या है। उद्गम एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसे आरबीआई ने शुरू किया था। उद्गम को आरबीआई ने शुरू किया। देखो ये वाला क्वेश्चन भी देखा कि उद्गम को आरबीआई ने शुरू किया। इसका मतलब है अप्रत्याशित जमा राशियों के लिए सूचना तक पहुंचने का द्वार। इस पोर्टल की मदद से भारत के अलग अलग बैंकों में मौजूद अनक्लेम्ड डिपॉजिट को एक ही जगह खोजा जा सकता है। जो भी डिपॉजिट अनक्लेम्ड है, जिनका क्लेम नहीं हुआ है, उनको एक ही जगह पर खोजने के लिए, एक ही जगह पर ढूंढने के लिए उद्गम पोर्टल का यूज किया जाता है, जिसको कि आरबीआई ने शुरू किया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अ पेनल्टी ऑफ रुपीज विल बी levied for such wrong reporting and delayed reporting where currency chest had net deposit। क्या होता है, जो करेंसी चेस्ट होते हैं ना, वो सीधे आरबीआई के साथ जुड़े रहते हैं, है ना, और उनको अपनी रिपोर्ट आरबीआई को देनी पड़ती है। शाम को 5 बजे उनको ई कुबेर की रिपोर्ट देनी पड़ती है। किसको देनी पड़ती है? आरबीआई को। और अगर आपने एक तो रिपोर्ट नहीं दी, दूसरा आपने गलत रिपोर्ट दे दी, तो आपको कितने रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। आपने करेंसी चेस्ट में देखा कि रुपए ही रुपए होते हैं उधर, और कुछ सॉर्टिंग वाले होते हैं, और कुछ कई तो कंपनियों के सिविल को सॉर्टिंग है, कई अपने बंदी सॉर्टिंग करते हैं। अगर आप करेंसी चेस्ट में रहे हो तो उसके लिए जुर्माना लगेगा 10,000, दूसरा ऑप्शन है 25,000, तीसरा है 50,000 और चौथा है 1,00,000। अगर आपने गलत रिपोर्ट भेज दी, आपने कुछ रिपोर्ट लेट भेज दी, तो आपको 50,000 रुपये का जुर्माना आपको देना पड़ेगा। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, 50,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। ठीक है भाई। और आज का अंतिम और जो लास्ट क्वेश्चन है वो है ये आपकी स्क्रीन पर, कि सेक्शन 6 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डील्स विद, कि जो ये एनआई एक्ट है, ये जो एक्ट जो सेक्शन 6 है वो किससे संबंधित है? चेक से है, ट्रांकेटेड चेक से है, और इन एक था ऑल ऑफ अबव और एक ऑप्शन और था, वो नहीं है यहाँ पे, तो इसका आंसर था ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों ये रहा आज आपका नया क्लास। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं हमारी क्लास के साथ, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपकी समझ में नहीं आता, कहीं पे गलत हो जाता है तो माफ़ी चाहता हूँ, है ना। बाकी इसको क्वेश्चन पेपर को अंत तक देखें। आपके लिए डेली मैंने काफ़ी प्रिंट कर रखे हैं, अभी प्रिंट किए नहीं, काफ़ी टाइम लेता हूँ मैं इनको वो करने पे, और तब जाके आपके लिए क्लास बनाता हूँ। अगली बार अगर भाई जो नए होंगे उनके लिए मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैं क्लासें ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो मैंने खाली बोलना ही है बस ऊपर से नीचे करके। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और ज़्यादा अफवाहों पे ध्यान न दें, पढ़ते रहिए। पेपर आपके पास आएगा तो जैसे भी आएगा, अगर आपकी बैंकिंग का आएगा तो उसका थोड़ा बहुत 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं।
तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नई कक्षा के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।